आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी। देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां। आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत। मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी। गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत याद सताते हैं। हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पिटारा। विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा के सभी सुनने वालों को नेहा शर्मा का नमस्कार। श्रोताओं, हर विविधा में हम आपके लिए विविध भारती के संग्रहालय से अनोखी अनमोल रिकॉर्डिंग्स लिए आते हैं, लेकिन आज की विविधा में एक खास सौगात हम आपके लिए लाए हैं और ये सौगात है विविध भारती की नई पहल सृजन भारती। सृजन भारती के अंतर्गत हर महीने कला से जुड़े विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम विविध भारती में होंगे और इसका आनंद हम अकेले नहीं उठाएंगे, बल्कि समय समय पर इसके संपादित अंश लिए आएंगे आपके लिए भी, जैसा कि हम आज लिए आए हैं। वो संपादित अंश आपको सुनवाएं, उसके पहले आपको बता दें कुछ महत्वपूर्ण बातें इस कार्यक्रम के बारे में। विविध भारती में सृजन भारती के पहले कार्यक्रम का आयोजन हुआ 22 जनवरी 2026 गुरुवार को, सृजन भारती कवि सम्मेलन। इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने पहुंचे जाने माने कवि और व्यंग्यकार सुभाष काबरा, लोकप्रिय कवित्री दीप्ति मिश्रा, मशहूर कवि देवमणि पांडे और प्रसिद्ध कवित्री प्रज्ञा शर्मा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे लेखक और निर्देशक रोहन मापुस्कर। सभी सम्मानित अतिथियों का स्वागत सम्मान चिन्ह देकर किया गया और फिर इस कार्यक्रम के सूत्र संचालन का कार्यभार उठाया वरिष्ठ उद्घोषक यूनुस खान ने। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत विविध भारती की ओर से। विविध भारती का ये एक नया उपक्रम है, जैसा कि आप बैनर पर देख ही रहे हैं कि सृजन भारती का आज से आरंभ हो रहा है। सृजन भारती के तहत हर महीने के अंतिम सप्ताह में एक आयोजन किया जाएगा, जिसमें कुछ अतिथि आमंत्रित होंगे और कुछ श्रोता भी आमंत्रित होंगे। तो इस तरह से विविध भारती के स्टूडियो को अब हम आम जनता से भी जोड़ रहे हैं और कलाओं से भी जोड़ रहे हैं और एक तरह से मासिक महफिल का आरंभ हम लोग आज इस दिन कर रहे हैं, जो एक बड़ा विशेष दिन है। आयोजन का शुभारंभ हुआ वरिष्ठ उद्घोषिकाओं ममता सिंह और मंदाकिनी जोशी के समवेत स्वरों में सरस्वती वंदना से। मां शारदे वरदान दे, तेरे चरण का प्यार दे। मां शारदे वरदान दे, तेरे चरण का प्यार दे। भवबंध के तूफान से माता तू हमको तार दे। भवबंध के तूफान से माता तू हमको तार दे। माँ काट दे अज्ञान को, माँ काट दे अज्ञान को। उर में तेरा ही प्रकाश हो, माँ काट दे अज्ञान को। उर में तेरा ही प्रकाश हो, हर हृदय में हो ध्यान तेरा। मान दे सम्मान दे, हर हृदय में हो ध्यान तेरा। मान दे सम्मान दे। फिर कार्यक्रम की शुरुआत में सृजन भारती की संकल्पना के बारे में बताते हुए विविध भारती के सहायक कार्यक्रम निदेशक डॉक्टर संतोष जाधव ने कहा, सांस्कृतिक कार्यक्रम ये परंपरा है आकाशवाणी की, विविध भारती की,
वैसे कविता, नाटक, गीत ये तो कार्यक्रम होते रहते ही। ये न केवल हमारी मनोरंजन करते हैं बल्कि हमें शांति और सकारात्मकता भी देते हैं। ऐसे कार्यक्रम हर महीने होने वाला है। 2026 में ही आकाश विविध भारती को 70वां साल शुरू हो रहा है। उस वक्त बड़ा प्रोग्राम रहेगा। आज के इस प्रोग्राम में देवमणि जी, काबरा जी, दीप्ति मैडम, प्रज्ञा मैडम और हमारे प्रमुख अतिथि रोहन मापुस्कर जी, इन्होंने समय दिया, उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, उनके मैं आभार मानता हूँ। सृजन भारती कवि सम्मेलन में इन सभी प्रतिष्ठित कवियों को अपने सामने देखकर दर्शकों में अलग सा उत्साह बना हुआ था। वहीं जब एक एक करके सभी कवि मंच पर आकर अपनी कविताओं से दर्शकों को सराबोर करने लगे तो समा ही बन गया। पर ये बातें बताने की नहीं है, सुनाने की है। तो आइए सुनते हैं सृजन भारती कवि सम्मेलन के संपादित अंश। सबसे पहले जिन्हें कविता पाठ के लिए, गजलें सुनाने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं, उन्होंने नीरज जी के साथ बहुत काम किया है। मैंने उनका इंटरव्यू किया है तो मुझे बहुत सारी यादगार घटनाएं उन्होंने बताई थी कि किस तरह से नीरज जी का सानिध्य उन्हें मिला। वो नीरज जी लिखते हैं कि आंसू जब सम्मानित होंगे मुझको याद किया जाएगा, जहां प्रेम का चर्चा होगा मेरा नाम लिया जाएगा। जब भी कोई सपना टूटा मेरी आंख वहां बरसी है, तड़पा हूं मैं जब भी कोई मछली पानी को तरसी है। गीत दर्द का पहला बेटा, दुख है उसका खेल खिलौना, कविता तब मीरा होगी जब हंसकर जहर पिया जाएगा। ये नीरज जी हैं जिनके साथ प्रज्ञा जी ने बहुत काम किया और प्रज्ञा जी का अपना एक तरीका है चीजें प्रस्तुत करने का और बहुत ही लोकप्रिय शायरा प्रज्ञा जी हैं। प्रज्ञा जी अपने बारे में लिखती हैं और इस बात को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है कि पागल हूँ, पूरी की पूरी झक्की हूँ, इससे बढ़कर क्या बतलाऊं कैसी हूँ। रास आता है गुड़ियों का खेल मुझे, अंदर से शायद मैं अब भी बच्ची हूँ। प्रज्ञा जी अब मैं तन्हाई को महसूस कहाँ करती हूँ, अब मैं तन्हाई को महसूस कहाँ करती हूँ। तू मेरे साथ है दिन रात गुमा करती हूँ, रोज सुलगा के मैं लोबान तेरी यादों का, रोज सुलगा के मैं लोबान तेरी यादों का, अपनी तन्हाई के कमरे में धुआं करती हूँ, अपनी तन्हाई के। बहुत क्या बात। एक मतलब एक शेर सुने, घर के बाहर औरतों की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती और यहाँ पे बहुमत भी महिलाओं का ही है। तो उसके पहले एक मतलब सुने कि महल नहीं है खडर है मगर हमारा है, हम इसको छोड़ दें कैसे, ये घर हमारा है। और शेर के यहाँ के लोग दुआओं में मौत चाहते हैं, यहाँ के लोग दुआओं में मौत चाहते हैं। जो जी रहे हैं हम तो ये हुनर हमारा है, जो जी रहे हैं हम तो ये हुनर हमारा है। बहुत धन्यवाद। गजल सुना के बात कहूंगी कि सुनो तुम फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश इन सब की जगह आंसू पढ़ना क्यों नहीं सीख लेते। सुनो तुम फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश इन सब की जगह आंसू पढ़ना क्यों नहीं सीख लेते। दुनिया भर के कोर्स होते हैं, ट्यूटोरियल्स होते हैं, फिर ऐसी कोई तो जगह होती होगी ना जहां आंसू पढ़ना सिखाया जाता हो। क्या बात। सुनो तुम ढूंढना कोई ऐसा कोर्स, कोई ऐसी किताब जहां आंसू पढ़ना सिखाया जाता हो, क्योंकि मालूम है जिस रोज तुम आंसू पढ़ना सीख जाओगे मैं तुम्हारे आगे खुल के रो पाऊंगी। अच्छा है, क्योंकि मालूम है जिस रोज तुम आंसू पढ़ना सीख जाओगे मैं तुम्हारे आगे खुल के रो पाऊंगी। रोती तो अब भी हूँ लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं होता। तुम्हें आंसुओं की जुबान पढ़नी नहीं आती। तुम मेरे आंसुओं को कभी मेरा दुख पढ़ लेते हो, तुम मेरे आंसुओं को कभी मेरा दुख पढ़ लेते हो, तुम मेरे आंसुओं को कभी मेरी आदत पढ़ लेते हो, तो कभी यूं ही इनका कोई भी मतलब निकाल लेते हो, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है सच तो ये है कि हर बार इनका अलग अलग मतलब हुआ करता है। हर बार इनका अलग अलग मतलब हुआ करता है। हर बार ये इसलिए नहीं होते कि इन्हें पोष दिया जाए, हर बार ये इसलिए भी नहीं होते कि इनके होने की वजह पूछी जाए। सुनो तुम ढूंढना ना कोई ऐसा कोर्स, कोई ऐसी जगह जहां आंसू पढ़ना सिखाया जाता हो। सच कहूं
सच कहूं तो जब पहली बार तुमने मेरी आंखें पढ़ी थी ना, सच कहूं तुमने पहली बार मेरी आंखें पढ़ी थी ना, मेरे होंठ पड़े थे ना, मुझे लगा था तुम्हें आंसू पढ़ने भी आते होंगे, तुम्हें आंसुओं की जबान भी आती होगी। बहुत धन्यवाद। एक आखिरी एक गजल सुनाती हूँ, मतलब चंद शेर आगे कि तुमको रोना आ रहा हो तो रुला लेना मुझे, तुमको रोना आ रहा हो तो रुला लेना मुझे, शर्त बस इतनी है सीने से लगा लेना मुझे। विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के दौर में औरत की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है उसका समर्पण। गजल सुनिए कि तुमको रोना आ रहा हो तो रुला लेना मुझे, शर्त बस इतनी है सीने से लगा लेना मुझे। और ये शेर की जीतने ही से अगर तुमको सुकून मिलता हो तो, जीतने ही से अगर तुमको सुकून मिलता हो तो मैंने कब रोका है तुमको, तुम हरा लेना मुझे। मैंने कब रोका है तुमको, तुम हरा लेना मुझे। और ये शेर की अपने ही जैसा बनाना चाहते हो तुम, अगर अपने ही जैसा बनाना चाहते हो तुम, अगर ढालना सांचे में अपने और बना लेना मुझे, ढालना सांचे में अपने और बना लेना मुझे। और ये शेर सुनिए कि वरना तो मुमकिन है बाहर ही कहीं खो जाऊं मैं, वरना तो मुमकिन है बाहर ही कहीं खो जाऊं मैं, हो सके तो अपने ही भीतर छुपा लेना मुझे, हो सके तो अपने ही भीतर छुपा लेना मुझे। तुमको रोना आ रहा हो तो रुला लेना मुझे, शर्त बस इतनी है सीने से लगा लेना मुझे। और ये शेर बतौर खास की, टूट जाने से मेरे क्यों डर रहे हो इस कदर, टूट जाने से मेरे क्यों डर रहे हो इस कदर, टूट भी जाऊं तो तुम फिर से बना लेना मुझे, टूट भी जाऊं तो तुम फिर से बना लेना मुझे। और ये शेर की, ये तो तुम भी जानते हो मैं तुम्हारी ही तो हूँ, ये तो तुम भी जानते हो मैं तुम्हारी ही तो हूँ, जो भी हूँ जैसी भी हूँ अब तुम निभा लेना मुझे, जो भी हूँ जैसी भी हूँ अब तुम निभा लेना मुझे। और ये आखिरी शेर इस गजल का कि रूठने के बाद होगा मानना मुश्किल मेरा, तुमको रोना आ रहा हो तो रुला लेना मुझे, रूठने के बाद होगा मानना मुश्किल मेरा, रूठने के बाद होगा मानना मुश्किल मेरा, रूठ जाऊं इससे पहले ही मना लेना मुझे, रूठ जाऊं इससे पहले ही मना लेना मुझे। बहुत धन्यवाद। गाड़ी की सीट पर बैठे मालूम। एक मतलब एक शेर मेरी आदरणीय दीप्ति जी का कि मेरे ही साथ में रहते हुए मालूम होते हो, न जाने क्यों मुझे अब भी मेरे मालूम होते हो, अभी भी जब अकेले कार लेकर मैं निकलती हूँ, अभी भी जब अकेले कार लेकर मैं निकलती हूँ, बगल की सीट पर बैठे हुए मालूम होते हो, बगल की सीट पर बैठे हुए मालूम होते हो। एक मतलब एक शेर और बहुत बिल्कुल शुरुआती दौर का याद आया कि वो शहर तो आता है यहाँ तक नहीं आता, वो शहर तो आता है यहाँ तक नहीं आता, क्या रास्ता मेरे मकान तक नहीं आता, क्या रास्ता मेरे मकान तक नहीं आता, एक रोज तो शख्स को आना ही पड़ेगा, एक रोज तो शख्स को आना ही पड़ेगा, मैं भी तो ये देखूं कि कहाँ तक नहीं आता, मैं भी तो ये देखूं कि कहाँ तक नहीं आता। एक गजल पढ़ती हूँ मैं, मेरी पसंदीदा के कुछ मरहले जिंदगी में कुछ मौके ऐसे होते हैं जब ये ऐसा मतलब सुने कि जब भी टूटे ख्वाबों की ये किरचें चुभने लगती हैं, जब भी टूटे ख्वाबों की ये किरचें चुभने लगती हैं, अपनी ही आंखों में अपनी नींदें चुभने लगती हैं, अपनी ही आंखों में अपनी नींदें चुभने लगती हैं। और ये शेर बतौर खास देखें कि बिस्तर से उठती हूँ तो फिर नींद सताने लगती है, बिस्तर से उठती हूँ तो फिर नींद सताने लगती है, बिस्तर पर लेटूं तो मानो कीले चुभने लगती हैं, बिस्तर पर लेटूं तो मानो कीले चुभने लगती है। और ये शेर की कुछ मंजर ऐसे होते हैं याद अगर आ जाते हैं, कुछ मंजर ऐसे होते हैं याद अगर आ जाते हैं, अपने ही चेहरे पे अपनी आंखें चुभने लगती हैं, अपने ही चेहरे पे अपनी आंखें चुभने लगती हैं, जब भी टूटे ख्वाबों की ये किरचें चुभने लगती हैं।
और ये शेर देखें कि खामोशी अच्छी लगती हो तन्हाई से निस्बत हो, खामोशी अच्छी लगती हो तन्हाई से निस्बत हो, फिर तो कानों में सारी आवाजें चुभने लगती हैं, फिर तो कानों में सारी आवाजें चुभने लगती हैं। दिन भर मेरी आंखों में ये सूरज चुभता रहता है, दिन भर मेरी आंखों में ये सूरज चुभता रहता है, और फिर धूप के ढलते ही ये शामें चुभने लगती हैं, और फिर धूप के ढलते ही ये शामें चुभने लगती हैं। बहुत धन्यवाद। फिर धूप के ढलते ही ये शामें चुभने लगती हैं। और ये शेर देखें कि तन्हा तन्हा चलते चलते जी उकताने लगता है, तन्हा तन्हा चलते चलते जी उकताने लगता है। एक सन्नाटा पसरा हो तो राहें चुभने लगती हैं, एक सन्नाटा पसरा हो तो राहें चुभने लगती हैं। और गजल का आखिरी शेर देखें कि दिन भर मेरी आंखों में ये राहें चुभने लगती हैं, एक सन्नाटा पसरा हो तो राहें चुभने लगती हैं, तन्हा तन्हा चलते चलते जी उकताने लगता है, इतना कोई याद आए तो यादें चुभने लगती हैं। अभी आपने प्रज्ञा जी को सुना, और प्रज्ञा जी अपनी तरह की गजलकार हैं। वो वहशतों का समा था कोई मिला ही नहीं, मैं अपने आप से पेश आई पागलों की तरह। प्रज्ञा जी को सुनने के बाद अब मैं देवमणि जी को आवाज दे रहा हूं। देवमणि जी, आज इस कवि सम्मेलन का संचालन भले मैं कर रहा हूं, पर यहाँ दो बड़े संचालक मंच पर मौजूद हैं, देवमणि जी और सुभाष काबरा जी, बल्कि दीप्ति जी भी। हम तो साथ में संचालन भी कर चुके हैं आकाशवाणी के ही विविध भारती के ही एक कार्यक्रम में। तो ये बड़ी मजेदार बात है कि मैं ये कह सकता हूँ कि सभी संचालक भी हैं और सभी कवि भी हैं, तो बीच बीच में आप लोग भी अपनी फुलझड़ियां छोड़ सकते हैं, है ना। ये देवमणि जी लिखते हैं कि जी हुजूरी की सभी को इस कदर आदत पड़ी, जी हुजूरी की सभी को इस कदर आदत पड़ी, जो थे पर्वत कल तलक तक वो आज टीले हो गए। आपके बर्ताव में थी सादगी पहले बहुत, आपके बर्ताव में थी सादगी पहले बहुत, जब जरा शोहरत मिली तेवर नुकीले हो गए। देवमणि पांडे बहुत बेमिसाल संचालक, फिल्मी गीतकार और बेहतरीन कवि और बेहतरीन इंसान। आइए। अच्छा, मैं वही गजल सुनाने वाला था जो यूनुस भाई ने कोट कर दिया। नहीं, अब नहीं, आपकी आवाज में भी हो जाए। अच्छा, प्रज्ञा जी जब खड़ी हुई तो जो उन्होंने प्रथम पंक्ति आपके सम्मान में पेश किया वो था कि अनुमति दीजिए। इसका मतलब क्या होता है अनुमति? अब समझ में आया, समझ में आया। ये संचालक बोल रहा है। महिला पूछती है तो कैमरे के लिए पूछती है जी। तो देखिए, आपको जोड़ने के लिए 4 लाइनें कि जिसे तुम दिल से अपना मान लोगे वही रिश्ता तुम्हें सच्चा लगेगा, जिसे तुम दिल से अपना मान लोगे वही रिश्ता तुम्हें सच्चा लगेगा, किसी दिन पास तो आओ हमारे, मिलोगे हमसे तो। शुक्रिया। ऐसा लगता है, अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है पब्लिक में अधिकांश पोएट बैठे हैं, क्योंकि आधी लाइन आपने बोल दी, है ना। इस पे तालियां होनी चाहिए। इसी शेर से इसने लड़की पटाई थी। और एक एक करके राज। हाँ, प्रज्ञा ने आपके सामने वो जो आंसुओं का दरिया पेश किया, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। 4 लाइनें सुनिए। गम नहीं है दिल में तो हर खुशी अधूरी है, गम नहीं है दिल में तो हर खुशी अधूरी है, हो न बेकरारी तो आशिकी अधूरी है। गम नहीं है दिल में तो हर खुशी अधूरी है, हो न बेकरारी तो आशिकी अधूरी है, खीर में जरूरी है हो मिठास शक्कर की, खीर में जरूरी है हो मिठास शक्कर की, गर नहीं मोहब्बत तो जिंदगी अधूरी है। ताली बजाना भूल गए आप। तो ये साल का समझिए पहला महीना है और यहीं से जो है गिनती शुरू साल गुजरने की है। तो गजल का देखिए मतलब कि गुजरता जा रहा है किस तरह ये साल मत पूछो, गुजरता जा रहा है किस तरह ये साल मत पूछो,
गुजारिश तुमसे करते हैं, हमारा हाल मत पूछो। गुजरता जा रहा है किस तरह ये साल, मत पूछो। गुजारिश तुमसे करते हैं, हमारा हाल मत पूछो। जुदा होना मोहब्बत में कभी आसान नहीं होता। है ना, अनुभवी लोग बैठे हैं। जुदा होना मोहब्बत में कभी आसान नहीं होता। ये सांसें बारहा करती हैं क्यों हड़ताल, मत पूछो। जुदा होना मोहब्बत में कभी आसान नहीं होता। ये सांसें बारहा करती हैं क्यों हड़ताल, मत पूछो। परिंदों की तरह खुशियां अचानक कर गई हिजरत। परिंदों की तरह खुशियां अचानक कर गई हिजरत। यहाँ सूखा पड़ा है कब से मन का ताल, मत पूछो। परिंदों की तरह, हाँ क्या है, कोई गहरी बात होती है आदमी ताली बजाना भूल जाता है, तो आपकी गलती नहीं है। आप आज बहुत अच्छी तरह सुन रहे हैं, है ना। परिंदों की तरह खुशियां अचानक कर गई हिजरत। यहाँ सूखा पड़ा है कब से मन का ताल, मत पूछो। और ये जो प्रज्ञा जो है बार बार आंसू की बात कर रही थी। अब आप सुनिए कि बिछड़ कर दे गए तुम भी हमें बरसात का मौसम। अच्छा है भाई। बिछड़ कर दे गए तुम भी बरसात हमें बरसात का मौसम। हुई है आजकल आंखें भी नैनीताल, मत पूछो। नैनीताल का जवाब नहीं भाई। बिछड़ कर दे गए तुम भी हमें बरसात का मौसम। हुई है आजकल आंखें भी नैनीताल, मत पूछो। अगर अगले महीने हमसे तुम मिलने नहीं आए, अगर अगले महीने हमसे तुम मिलने नहीं आए, तो खुद आ जाएंगे एक रोज हम भोपाल। अगर अगले महीने हमसे तुम मिलने नहीं आए, तो खुद आ जाएंगे एक रोज हम भोपाल, मत पूछो। और आखिरी शेर है कि झगड़ कर बाप से बेटा कमाने शहर आया था। झगड़ कर बाप से बेटा कमाने शहर आया था। वहाँ किस हाल में रहता है रोशन लाल, मत पूछो। झगड़ कर बाप से बेटा कमाने शहर आया था। वहाँ किस हाल में रहता है रोशन लाल, मत पूछो। गुजरता जा रहा है किस तरह ये साल, मत पूछो। गुजारिश तुमसे करते हैं, हमारा हाल मत पूछो। तो हमने कहा कि जहाँ पे गजल खत्म हुई, मतलब बताना पड़ेगा। जी तो एक गजल आप और सुनिए अंत में, है ना। उसके बाद यूनुस भाई की जो मर्जी होगी, है ना। नहीं ऐसा नहीं लम्हे फकत गमगीन आए हैं। अच्छा। नहीं ऐसा नहीं लम्हे फकत गमगीन आए हैं। मेरे हिस्से में खुशियों के भी पल 2-3 आए हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा है। नहीं ऐसा नहीं लम्हे फकत गमगीन आए हैं। मेरे हिस्से में खुशियों के भी पल 2-3 आए हैं। बशर की जिंदगी में हादसों की धूप है माना। बशर की जिंदगी में हादसों की धूप है माना। धनक जैसे भी कुछ सपने मगर रंगीन आए हैं। शुक्रिया भाई, शुक्रिया भाई। बशर की जिंदगी में हादसों की धूप है माना। धनक जैसे भी कुछ सपने मगर रंगीन आए हैं। न जाने क्या सजा देगी ये दुनिया सच बयानी की। अच्छा। न जाने क्या सजा देगी ये दुनिया सच बयानी की। मेरे सर पे कई इल्जाम भी। वाह 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 वाह, क्या बात है। कहीं ये गजल उस लड़की की तो नहीं। शुक्रिया, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन मुशायरे में ऐसे ही साथ दिया जाता है जैसे आपने साथ दिया है। हाँ,
कि न जाने क्या सजा देगी ये दुनिया सच बयानी की। मेरे सर पे कई इल्जाम भी संगीन आए हैं, चलें देखें कि क्या होता है अब राहे मोहब्बत में। चलें देखें कि क्या होता है अब राहे मोहब्बत में। जिन्हें है खुद कशी का शौक वो शौकीन आए हैं। बहुत अच्छा है भाई, बहुत बढ़िया शेर है। वाह। चलें देखें कि क्या होता है अब राहे मोहब्बत में। जिन्हें है खुद कशी का शौक वो शौकीन आए हैं। और आज मराठी फिल्मों के निर्देशक, लेखक निर्देशक रोहन जी यहाँ मौजूद हैं, तो वो अभिनेताओं से कैसे काम लेते हैं ये शेर से आप लोग समझ जाएंगे। आपकी नजर ये मैं कर रहा हूँ। क्या बात। कि कभी मरना है जीते जी, अब कभी मर के जीना है। कभी मरना है जीते जी और कभी मर के जीना है। मेरे किरदार के हिस्से में बस ये सीन आए हैं। बहुत बढ़िया है भाई। क्या कभी मरना है जीते जी, कभी मर के जीना है। मेरे किरदार के हिस्से में बस ये सीन आए हैं। मुबारकबाद आपके पड़ोसियों के लिए है कि मुबारकबाद देने आ गए वो भूल कर रंजिश। मुबारकबाद देने आ गए वो भूल कर रंजिश। मेरे घर में बनारस से नए कालीन आए हैं। बहुत बढ़िया है। मुबारकबाद देने आ गए वो भूल कर रंजिश। मेरे घर में बनारस से नए कालीन आए हैं। और आखिरी शेर अपने इन खास दोस्तों के लिए सुभाष काबरा, दीप्ति मिश्र और प्रज्ञा जी की सुने आधा ही मिसरा और पूरी दाद जो दे दे। ये भी अच्छा है। सुने आधा ही मिसरा और पूरी दाद जो दे दे। मुझे लगता है वो करने मेरी तौहीन आए हैं। तुमने तो कहा था कि हर दांत के 500 दोगे। शुक्रिया भाई, सबके सामने क्यों बता रहे हैं। सुने आधा ही मिसरा और पूरी दात जो दे दे। मुझे लगता है वो करने मेरी तौहीन आए हैं। नहीं ऐसा नहीं, लम्हे फकत गमगीन आए हैं। मेरे हिस्से में खुशियों के भी पल 2-3 आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया। एक छोटी सी नज्म है, आप लोग घबराइएगा नहीं, 2 मिनट में ये पूरी हो जाएगी। हाँ, एक नज्म है छोटी सी मुंबई शहर पे कि शहर मुंबई जो भी देखे सपनों में खो जाता है। शहर मुंबई जो भी देखे सपनों में खो जाता है। यहाँ समंदर जादू बनकर हर दिल पे छा जाता है। शहर मुंबई जो भी देखे सपनों में खो जाता है। यहाँ समंदर जादू बनकर हर दिल पे छा जाता है। देख के होटल ताज की रौनक मदहोशी छा जाए। देख के होटल ताज की रौनक मदहोशी छा जाए। चर्च गेट का रोशन चेहरा दिन में चांद दिखाए। देख के होटल ताज की रौनक मदहोशी छा जाए। चर्च गेट का रोशन चेहरा दिन में चांद दिखाए। चौपाटी की चाट चटपटी मन में प्यार जगाती है। चौपाटी की चाट चटपटी मन में प्यार जगाती है। भेलपुरी खाते ही दिल की हर खिड़की खुल जाती है। चौपाटी की चाट चटपटी मन में प्यार जगाती है। भेलपुरी खाते ही दिल की हर खिड़की खोल जाती है। कमला नेहरू पार्क पहुंचकर खो जाता जो फूलों में। अच्छा है। कमला नेहरू पार्क पहुंचकर खो जाता जो फूलों में। प्यार के नगमे वो गाता है एसएल वर्ल्ड के झूलों में। अच्छा है। कमला नेहरू पार्क पहुंचकर खो जाता जो फूलों में। प्यार के नगमे वो गाता है एसएल वर्ल्ड के झूलों में। जुहू बीच पर रोज शाम जो पानी पूरी खाए।
जुहू बीच पर रोज शाम जो पानी पूरी खाए, वही इश्क की बाजी जीते दुल्हन घर ले आए। शॉर्टकट बता दियो। जुहू बीच पर रोज शाम जो पानी पूरी खाए, वही इश्क की बाजी जीते दुल्हन घर ले आए। नई नवेली दुल्हन जैसी हर पल लगती नई, नई नवेली दुल्हन जैसी हर पल लगती नई। प्यार से इसको सब कहते हैं आई लव यू मुंबई, आई लव यू मुंबई। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया, क्या बात है। अभी आपने देवमणि जी को सुना जो कहते हैं कि बिछड़ कर दे गए तुम भी हमें, बरसात का मौसम हुई है आजकल आंखें, नैनीताल मत पूछो। देवमणि जी फिल्मी गीतकार भी हैं, कुछ फिल्मों में उनके गाने भी आए हैं। अब महफिल को आगे बढ़ाते हुए मैं दीप्ति मिश्र को बुला रहा हूं। वो विविध भारती पहले भी आती रही हैं, इनमें से सभी लोग पहले आते रहे हैं। दीप्ति जी कहती हैं सब कुछ झूठ है लेकिन फिर भी बिल्कुल सच्चा लगता है। सब कुछ झूठ है लेकिन फिर भी बिल्कुल सच्चा लगता है। जानबूझकर धोखा खाना कितना अच्छा लगता है। दीप्ति जी आगे कहती हैं कि ईंट और पत्थर, मिट्टी, गारे के मजबूत मकानों में पक्की दीवारों के पीछे हर घर कच्चा लगता है। क्या बात, दीप्ति जी क्या बात। आप सभी को प्रणाम। करीब ये बात होगी 2005 या 6 की, जब मैं यहाँ आई थी। एक मुशायरा था, उसकी रिकॉर्डिंग थी। डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब थे, निदा साहब थे और बालकवि बैरागी थे, राहत साहब थे। और जब मैं यहाँ आई तो बताया गया कि एक नया लड़का आया है, वो एंकर करेगा और उसके साथ आपको एंकर करना है। और मैं मिली एक बड़े प्यारे पतले दुबले खूबसूरत से घुंघराले बालों वाले लड़के से। बड़ा संकोची था उस वक्त तो, और बड़ा संकोच के साथ हम लोगों ने बातचीत की और फिर धीरे 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 वो संकोच हटता गया और फिर हम दोनों ने मिलके उस पूरे मुशायरे को कंडक्ट किया और वो बहुत सफल रहा। उस लड़के का नाम है यूनुस खान। और मुझे बहुत खुशी है कि आज उसी यूनुस ने मुझे इस कार्यक्रम में मौजू किया है। उसके संचालन में मैं काव्य पाठ करने जा रही हूँ। तब भी ममता के साये में था क्या ये? ममता हाँ 2020 या 2018 में आई थी। 18 में हाँ, फिर तो आते रहे। ममता के साथ भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए। और लेकिन ये यूनुस से जो मुलाकात थी, वो मतलब वो संकोची लड़का आज धमका के बुलाता है हमको। कलयुग है, कलयुग। कवित्री सम्मेलन विविध भारती का पहला कवित्री सम्मेलन, पहला कवित्री, हाँ। और वो तुमने किया था। हाँ, पहले कवि सम्मेलन हुआ था, वो एक महिला कवित्री सम्मेलन जो है वो पहला ममता के साथ किया। तो ये भी ऐतिहासिक। 2 मिसरों में 4 मिसरों में अपना परिचय कि शब्द नहीं एहसास लिखा है जो था मेरे पास लिखा है। शब्द नहीं एहसास लिखा है जो था मेरे पास लिखा है। भला बुरा अब दुनिया जाने, मैंने तो बिंदास लिखा है। बहुत बढ़िया। शब्द नहीं एहसास लिखा है जो था मेरे पास लिखा है। भला बुरा अब दुनिया जाने, मैंने तो बिंदास लिखा है। पूरी गजल नहीं सुना रहे, बहुत सारा मैटर है। जितना वक्त होगा उस हिसाब से सुनाएंगे। ये गजल है कि करार दे के मुझे और बेकरार किया, करार दे के मुझे और बेकरार किया। ये आज तुमने मुझे किस तरह से प्यार किया। करार दे के मुझे और बेकरार किया। ये आज तुमने मुझे किस तरह से प्यार किया। वो एक शख्स जिसे मेरी आरज़ू ही न थी, वो एक शख्स जिसे मेरी आरज़ू ही न थी, उसी का जिक्र मगर मैंने बार बार किया।
कि वो एक शख्स जिसे मेरी आरज़ू ही न थी, उसी का जिक्र मगर मैंने बार बार किया। अजब सुकून था उसके फरेब में मुझको, अजब अजब सुकून था उसके फरेब में मुझको, न था यकीन मगर फिर भी एतबार किया। आप बहुत अच्छा सुन रहे, ताली वाली मत बजाइए, आप इतने मन से सुन रहे, कोई जरूरत नहीं ताली की, ऐसी सुनिए कि अजब सुकून था उसके फरेब में मुझको, न था यकीन मगर फिर भी एतबार किया। गजब तिलिस्म के गम और खुशी का फर्क गया, गजब तिलिस्म के गम और खुशी का फर्क गया। रुला रुला के मुझे उसने खुशगवार किया, रुला रुला के मुझे उसने खुशगवार किया। और ये आखिरी शेर के वो एक रात मुझे नींद जिसमें आ जाती, वो एक रात मुझे नींद जिसमें आ जाती, तमाम उम्र उसी शब का इंतजार किया। वो एक रात मुझे नींद जिसमें आ जाती, तमाम उम्र उसी शब का इंतजार किया। करार दे के मुझे और बेकरार किया, ये आज तुमने मुझे किस तरह से प्यार किया। बहुत क्या बात। तालियां मत बजाओ, अभी तालियां मत बजाओ, मैडम को हरिद्वार का टिकट करवाओ। हम एक छोटी सी नज़्म और सुनाना चाह रहे हैं। हम इसलिए पढ़ना चाह रहे हैं क्योंकि जब आप मुशायरों में जाते हैं, जब आप कवि सम्मेलनों में जाते हैं, तो क्या होता है वहाँ कुछ एक लिमिटेशंस होते हैं। आप सिर्फ वो पढ़ सकते हैं, सामने वाले को देख के पढ़ना पड़ता है, और सामने वाले ऐसे मिलते नहीं हैं जहाँ पे हम वो पढ़ सकें जो हम पढ़ना चाहते हैं। तालियां होनी चाहिए क्या बात है, ऑडियंस के लिए वाकई बहुत बढ़िया लोग हैं जी। तो फिर ये मौका हम क्यों चूके, है ना। ऑडियंस कम है, लेकिन आपकी तालियों से लग रहा है सारे ऑमलेट खा के आए। हाउसफुल है, बोल रहे हैं कम है, अगली बार कुर्सियां बढ़ानी पड़ेगी। अच्छा संतोष जी, ये एक फ्री वर्स में एक ये कविता है, एक मंजर है, पूरा एक चित्र है, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको जी। इसका शीर्षक है वसीयत। कांच के ताबूत में सफेद चादर में लिपटी वो चैन से सो रही थी। कांच के ताबूत में सफेद चादर में लिपटी वो चैन से सो रही थी। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था। अचानक एक स्वर फूटा, मिल गई वसीयत मिल गई। अचानक एक स्वर फूटा, मिल गई वसीयत मिल गई। देखो तो क्या लिखा है, किसी ने कहा। पढ़ने वाला सन्न था जैसे उसे काट मार गया हो। पढ़ने वाला सन्न था जैसे उसे काट मार गया हो। वसीयत उसके हाथ से छूटी और कागज हवा में लहराया और ताबूत पर जा गिरा। वसीयत हाथ से छूटी, कागज हवा में लहराया और ताबूत पे जा गिरा। अब उसे सब पढ़ सकते थे, अब सब उसे पढ़ सकते थे। लिखा था, इस देह को जलाना मत, इस देह को जलाना मत, ना ही दफन करना। इसे मेरे उन सब प्रेमियों को दे देना जिन्हें मैंने रूह से चाहा था। इसे मेरे उन सब प्रेमियों को दे देना जिन्हें मैंने आत्मा से प्रेम किया, मगर उन्हें इस देह की चाह थी। इसे मेरे उन सब प्रेमियों को दे देना जिन्हें मैंने आत्मा से प्रेम किया, मगर उन्हें इस देह की चाहत है। बहुत बढ़िया, अलग अंदाज की, से ऊपर, शब्द से ऊपर, बहुत बढ़िया है। तो है ये सिग्नेचर गजल, हमें लोग हमारे नाम से कम और है तो है के नाम से ज्यादा जानते हैं। मैं ये भी देख रहा हूँ दीप्ति जी की पहली बार किसी गजल पर पति पत्नी के विचार भी मिल रहे हैं। ये फरमाइश यूनुस कर चुके हैं। ये दोनों बहुत प्यार करते हैं ना हमको, इसलिए यह है कि वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है। वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है। ये अगर रस्म और रिवाजों से बगावत है तो है, तो है। सच को मैंने सच कहा, जब कह दिया तो कह दिया। सच को मैंने सच कहा, जब कह दिया तो कह दिया। अब जमाने की नजर में यह हिमाकत है तो है। और जल गया परवाना गर तो क्या खता है शम्म की।
जल गया परवानगर तो क्या खता है शम्म की, रात भर जलना जलाना उसकी किस्मत है। तो है। और ये इन सबके लिए है, तुम्हारे लिए भी और तुम्हारे लिए भी कि दोस्त किसी को तो छोड़ दो। थोड़े दिन बाद वो भी उसी कैटेगरी में आ जाएंगे। कि दोस्त बनकर दुश्मनों सा वो सताता है मुझे, दोस्त बनकर दुश्मनों सा वो सताता है मुझे, फिर भी उस जालिम पे मरना अपनी फितरत है। क्या बात, क्या बात, क्या बात, बेहतरीन बेहतरीन। दोस्त बनकर दुश्मनों सा वो सताता है मुझे, फिर भी उस जालिम पे मरना अपनी फितरत है तो है। कब कहा मैंने कि वो मिल जाए मुझको, मैं उसे कब कहा मैंने कि वो मिल जाए मुझको, मैं उसे, गैर ना हो जाए वो, बस इतनी हसरत है। और आखिरी शेर है, कुर्बत का मतलब होता है निकटता, समीपता, कनेक्शन। ये शेर के दूर थे और दूर हैं हरदम ज़मीनो आसमां, दूर थे और दूर हैं हरदम ज़मीनो आसमां, दूरियों के बाद भी दोनों में कुर्बत है तो है। वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है, ये अगर रस्म रिवाजों से बगावत है। क्या बात तो है। बहुत तो अमर हो गई गजल। अभी आपने दीप्ति जी को सुना और दीप्ति जी की जो सिग्नेचर गजल है वो भी उन्होंने सुनाई। और अब मैं सुभाष काबरा जी को बुला रहा हूं, जो बहुत मशहूर मंच संचालक तो हैं ही, व्यंग्यकार, कवि। मंच पर 50 से ज्यादा साल सुभाष जी पूरे कर चुके हैं। ये एक बहुत ही कमाल की बात है, उपलब्धि है, और मुझे लगता है कि इसके लिए सुभाष जी तालियों के हकदार हैं। 500 से ज्यादा कमर्शियल रेडियो प्रोग्राम लिखने वाले लेखक सुभाष जी हैं। इस तरह से भी उनका रेडियो से ताल्लुक रहा है कि कमर्शियल्स, उन्होंने रेडियो के लिए कमर्शियल प्रोग्राम्स बहुत सारे लिखे हैं, टेलीविजन के लिए भी काम किया है और कुछ फिल्में लिखी हैं। सुभाष जी आ जाइए, इतना ही पढ़ना। आप सभी शिष्ट और विशिष्ट लोगों को प्रणाम करता हूं। मैं इन लोगों की तरह अनपढ़ नहीं हूं, इसलिए कागज देखकर पढ़ूंगा। यूनुस खान पूरे देश में बहुत प्रसिद्ध हैं कि वो महिलाओं का परिचय बहुत अच्छा देते हैं। मेरे लिए 45 शब्द बोलकर उन्होंने जो मेरा सम्मान सहित अपमान किया है, इसे मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। खैर, हम लोग किसी के भरोसे आते भी नहीं हैं। मैं 4 पंक्तियों में अपना परिचय पहले आपको देता हूं कि हम चहकती महफिलों के दूत हैं, हम चहकती महफिलों के दूत हैं, हमसे मनहूसी न झेली जाएगी, और बांटती है जो उदासी और तनाव, हमसे वो पारी न खेली जाएगी, हमसे वो पारी न खेली जाएगी। तो मेरी कविता के दौरान आपको अतिरिक्त हंसना पड़ेगा, उसकी तैयारी आप अभी से कर लें, क्योंकि मैं जो भी कहूंगा दोस्तों सच कहूंगा। मुझसे पहले जो शायर है उनकी तरह नहीं। जो आदमी अपनी वाइफ से पूछे बिना बाथरूम नहीं जा सकता, वो भोपाल और नैनीताल के लिए तैयारी कर। मेरे से ऐसा झूठ नहीं लिखा जाता, लेकिन हम लोग कलयुग में जी रहे हैं। तो दीप्ति जी, मैं एक छोटी सी कविता में आपको ये बताता हूँ कि इस कलयुग के लिए हम किसको किसको दोष देते हैं। 1000 कारण हमारे जीवन में होते हैं, लेकिन असली कारण जो पुरखा हमारा असली कारण है, उसके लिए मैंने एक कविता लिखी है। शीर्षक है प्रथम पुरुष की भूल। प्रथम पुरुष की भूल। संसार की सबसे पहली स्त्री ने संसार के सबसे पहले पुरुष को देखा। संसार की सबसे पहली स्त्री ने संसार के सबसे पहले पुरुष को देखा, फिर उसकी ओर एक एप्पल फेंका। फिर उसकी ओर एक एप्पल फेंका, और न जाने क्या सोचकर दूसरा एप्पल फेंकते फेंकते रुक गई। सीधी गई और पुरुष के चरणों में झुक गई। पुरुष ने स्त्री को उठाया, अपने सीने से लगाया और इशारों से समझाया
कि पूरी सृष्टि में वो बात नहीं जो तुम्हारी डोरी के काले तिल में है। तुम्हारी जगह मेरे पैरों में नहीं है, तुम्हारी जगह तो मेरे दिल में। तुम्हारी जगह मेरे पैरों में नहीं है, तुम्हारी जगह तो मेरे दिल में है। स्त्री समझदार थी, वो पुरुष का इशारा जान गई। स्त्री समझदार थी, वो पुरुष का इशारा जान गई, पुरुष की बात मान गई, समझ गई जो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। वो पहले तो पुरुष के दिल में घुसी दोस्तों, और तब से लेकर अब तक उसकी खोपड़ी पे सवार है। तब से लेकर अब तक उसकी खोपड़ी पे। क्या बात है। ये सवाल आगे बढ़ता रहा। पुरुष भी हैं यहाँ कुछ शादीशुदा, लेकिन वो भी सच नहीं बोलते। सच बोलने का ठेका मैंने ही ले रखा है। एक और कविता सुनाता हूँ जिसका शीर्षक है एक सवाल। जब एक सवाल बहुत अरसे तक मेरे जेहन में रहा और उसने कदम कदम पर मुझे विचलित किया, तो एक रोज मैंने हिम्मत जुटाकर पत्नी जी से पूछ ही लिया कि हे सबला स्त्री। अबला है नहीं तो कैसे लिखूं। हे सबला स्त्री, एक तो तुम 24 घंटे मेरी खोपड़ी पे सवार रहती हो, ऊपर से अपने आप को लक्ष्मी कहती हो। एक तो 24 घंटे मेरी खोपड़ी पे सवार रहती हो, ऊपर से अपने आप को लक्ष्मी कहती हो। हमेशा एक जैसे मूड में मत रहो, अपने इस बर्ताव पर भी तो कुछ कहो। पत्नी मुस्कुराकर बोली, अपनी संस्कृति की सुरक्षा की अधिकारी हूँ। अपनी संस्कृति की सुरक्षा के अधिकारी हूँ। मैं एक ऐसी भारतीय नारी हूँ, इसलिए सोचती हूँ डियर कि संस्कृति के साथ साथ बहूं, अपने आप को लक्ष्मी कह लेती हूँ। भला आपको उल्लू कैसे कहूँ। वाकई में बहुत मजा आ रहा है। आप लोग जिस तरह से सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया है। जिस तरह से आप लोग सुन रहे हैं, ऐसे श्रोता हमें हजारों की भीड़ में भी नसीब नहीं होते। वरना एक महफिल में गए तो वहां से ये कह के विदा लेनी पड़ी कि कैसे कैसे कद्रदाना महफिलों में आना कहते, कैसे कैसे कद्रदाना महफिलों में आना कहते, शेर भी सुनाना कहते, मतलब भी समझाना कहते। लेकिन आप लोग समझ रहे हैं, तो मैं एक और रचना आपको सुनाता हूँ जिसका शीर्षक है कथा एक कवि की। कथा एक कवि की। मेरे मुझ पे ये, इसलिए मैंने वो मैं कर दिया। एक रोज मैं बाप बनने के लिए अस्पताल गया। यही करने की क्या बात है। औरतें माँ बनने जा सकती, आदमी साला बाप बनने नहीं जा सकता। उसका कोई कंट्रीब्यूशन रहता है कि नहीं। एक रोज मैं बाप बनने के लिए अस्पताल गया, साथ में अपनी पत्नी को भी ले गया, क्योंकि जो कुछ भी होना था उसी को होना था। मुझे तो बस नर्स की शक्ल देखनी थी और रोना था। मुझे तो बस नर्स की शक्ल देखनी थी और रोना था। पत्नी को ऑपरेशन थिएटर में डालकर मैं बाहर रखे हुए एक बेंच पर सो गया, लेकिन मेरी पत्नी बड़ी जल्दबाज है। इधर मैं सोया उधर हो गया, इधर मैं सोया उधर हो गया। थोड़ी देर बाद एक वार्ड बॉय ने आकर मुझे जगाया और बोला, बड़े लापरवाह आदमी हो, इतनी देर से आए, अगर रास्ते में हो जाता तो क्या होता। मैंने समझाया, देख भाई, अस्पताल में होगा तो बच्चा और बच्चे की मां रोएंगे, सड़क पे हो जाता तो मैं रोता। पर उसने मुझे ये नहीं बताया कि हो गया है, और इससे पहले कि मैं उससे कुछ और पूछूं, मैंने देखा मेरी बेंच पर अब वो सो गया है। मैंने ऑपरेशन का दरवाजा खटखटाया और कहा, दरवाजा खोलो। भीतर से आवाज आई, धीरे बोलो, तुम्हारा बच्चा हो तो गया है लेकिन उसे रोना नहीं आ रहा है। तुम्हारा बच्चा हो तो गया है लेकिन उसे रोना नहीं आ रहा है। हमारा स्टाफ हर तरह के फॉर्मूले आजमा। थोड़ी देर बाद मैं फिर चिल्लाया, अरे भाई, बच्चे को रोना आया कि नहीं आया। इस बार नर्स बोली, तुम्हारी बीबी और तुम्हारा बच्चा दोनों बड़े आराम से सो रहे हैं, बाकी हम 4 हैं, चारों ही रो रहे हैं। बाकी हम 4 हैं, चारों ही रो रहे हैं। जब नर्स, डॉक्टर और दाई मिलकर बच्चे को नहीं रुला पाए तो अस्पताल के बड़े डॉक्टर तशरीफ लाए। मुझको देखा, मुस्कुराए, आप बच्चे के बाप हैं। मैंने कहा, जी मेरा तो यही विश्वास है, मेरा तो यही विश्वास है, आप शक करिए यदि कोई कारण आपके पास है। बड़े डॉक्टर नाराज हो गए, कैसा वाहियात सवाल फेंका है, मैंने अभी बच्चे को कहाँ देखा। धीरे धीरे ही समझ में आएगी, डिलीवरी का मामला है। फिर उन्हें मेरी हालत पे तरस आया। उन्होंने मेरा कंधा थपथपाया और कहा, तुम फिक्र मत करो,
मैं भीतर जाता हूँ, तुम देखना बच्चे को चुटकियों में रुलाता हूँ। बड़े डॉक्टर भीतर गए और सचमुच कुछ ही पलों में चमत्कार सा होने लगा। बच्चा बुक्का फाड़ फाड़ कर रोने लगा। बड़े डॉक्टर बाहर आए तो मैंने उनके पैर छू लिए। डॉक्टर साहब आपने तो कमाल कर दिया, रुला दिया बच्चे को। डॉक्टर बोले बच्चा क्या चीज है, हम तो रुला दें अच्छे अच्छे को। बच्चा क्या चीज है, हम तो रुला दें अच्छे अच्छे को। तुम क्या समझते हो बच्चे की खुशी में ज्यादा देर खुश रह पाओगे? अस्पताल का बिल देखोगे तो पूरे महीने आंसू बहाओगे। अस्पताल का बिल देखोगे तो पूरे महीने आंसू बहाओगे। मैंने पूछा डॉक्टर भाई, एक बात समझ में नहीं आई, जिसे न नर्स रुला सकी न दाई, उसे आपने कैसे रुलाया? आपके भीतर जाते ही बच्चा कैसे चिल्लाया? डॉक्टर बोले एक ख्याल मेरे दिमाग में आया, मैंने फॉर्मूला मनोविज्ञान अपनाया। तुम्हारे बच्चे को रोना नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, नर्स बोली डॉक्टर साहब इसे रुलाइए। सुनता नहीं है तो कोई डरावनी तस्वीर ही दिखाइए। फौरन एक आइडिया मेरे दिमाग में आया, मैंने तुम्हारी बीवी के तकिए के नीचे से तुम्हारा फोटो निकाला। मैंने तुम्हारी बीवी के तकिए के नीचे से तुम्हारा फोटो निकाला और तुम्हारे बच्चे को दिखाया। जब से बच्चे को पता चला है कि वो तुम जैसे एक कवि का लाल है, तब से बेचारे का रो रो कर बुरा हाल। जब से बच्चे को पता चला है कि वो तुम जैसे एक कवि का लाल है, तब से बेचारे का रो रो कर बुरा हाल है। लेकिन हमारी टीम पर तो संकट पर संकट आ रहे हैं। पहले तुम्हारे बच्चे को रुला नहीं पा रहे थे, अब उसे चुप नहीं करवा पा रहे हैं। अब उसे चुप नहीं करवा। तो श्रोताओं, आपने भी सुना ये कवि सम्मेलन, और इस आयोजन के पहले कार्यक्रम ने ही वहाँ शामिल सदस्यों के मन पर भी अपनी वही छाप छोड़ी जो आपके मन पर छोड़ी है। वहाँ मौजूद विविध भारती के सभी सदस्य इस रचनात्मकता को सराहते नजर आए। और ऐसा हो भी क्यों ना, रोजमर्रा के कामों में उलझे हम सभी अपनी रचनात्मकता से दूर होने लगते हैं, और ऐसे समय में जब हम सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जुड़ते हैं तो सकारात्मकता के साथ रचनात्मकता को भी पाते हैं। और ये बात वहाँ मौजूद सभी दर्शकों ने महसूस की, और बतौर श्रोता आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते ही होंगे। सृजन भारती के कवि सम्मेलन का आनंद लेने वाले अतिथियों ने भी अपनी कुछ ऐसी ही राय हमारे सामने रखी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लेखक और निर्देशक रोहन मापुस्कर ने अपने विचार साझा करते हुए कहा, आइए सुनते हैं। विविध भारती की मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे बुलाया और मेहमान पे तौर पे बुलाया। काफी बार होता है एक डायरेक्टर अपने कैमरा के पीछे ही अपना काम करता रहता है, कैमरा के आगे वाले लोग तो कलाकार होते हैं, ऐसे मैं मानता हूँ। तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सृजन भारती जो हर महीने में ये जो कार्यक्रम करने वाली है, और इस तरह के दिग्गज आने वाले हैं, तो सर मैं हर महीना आना पसंद करूंगा। मैं ये यूनुस जी के लिए लिख रहा हूँ कि शेर शेर में कितने सुनाऊं। शेर शेर में कितने सुनाऊं। आइए हर महीने सृजन भारती में आपको पूरा विविध भारती घुमाऊं। तो ये सबके लिए, आप सबके लिए जी जी, कि बचपन से भागता आया जिंदगी से, आज के बाद जिंदगी से कभी नहीं भागूंगा। बचपन से भागता आया जिंदगी से, आज के बाद जिंदगी से कभी नहीं भागूंगा। बैठा हूँ पहली बार महफिल में इन दिग्गजों के साथ, जाते आते इन सबकी छवि साथ में लेके जाऊंगा। थैंक यू सो मच, मुझे आप लोगों ने बुलाया, मैं खुश हूँ। न सिर्फ दर्शक बल्कि हमारे कवियों ने भी विविध भारती की इस रचनात्मक पहल के बारे में खुलकर विचार रखे। हालांकि ऐसा कम ही होता है कि कोई अतिथि खुद कार्यक्रम के बारे में कुछ कहे। जब प्रसिद्ध कवियत्री प्रज्ञा शर्मा से उनके अनुभव जानने की कोशिश की गई तो उनका कहना था, धन्यवाद कहना चाहूंगी जिनकी सोच है इस कार्यक्रम के पीछे। मतलब रेडियो एक इतना बड़ा संचार का माध्यम है, तो उसका सकारात्मक प्रयोग किया जा सके, इसके लिए एक बहुत जैसे सुरुचिपूर्ण पहल, और ये जिसे कहते हैं कि कोई भी रचनात्मक कार्य जहां पर वो समाज को जब हम कुछ देते हैं तो अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसे अपने सीमाओं में नहीं बांधा है। सबसे बड़ी बात इसके लिए सबसे ज्यादा बधाई कि आपने ये जो सृजन भारती है, ये नाम ही अपने आप में बता रहा है कि कोई सीमा नहीं है। जहां जहां आपको रचनात्मकता दिखाई देगी वहां वहां से आप लोगों को लेकर आएंगे और
इस कार्यक्रम के माध्यम से सामान्य जन तक उसको पहुंचाएंगे। तो मैं लगातार इससे जुड़ी रहूंगी और फॉलो भी करूंगी। आइए सुनते हैं मशहूर कवित्री दीप्ति मिश्रा ने क्या कहा। नमस्कार। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग बहुत बार, मैं ये सोचती थी कि कवियों के बारे में बहुत बात होती है, कवि को कैसा होना चाहिए, कवि को कैसे अपनी रचना प्रस्तुत करनी चाहिए, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, इस पर बहुत बात होती है। मैं हमेशा सोचती थी श्रोता को कैसा होना चाहिए और श्रोता को ये ट्रेनिंग कौन देगा और ये ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी। तो बहुत खुशी है कि ये यूट्यूब पे ऑनलाइन है, ये लाइव है और फेसबुक पे लाइव है। लोग देखेंगे और जानेंगे और सीखेंगे और समझेंगे कि श्रोता को कैसा होना चाहिए। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत शुक्रिया। वहीं जाने माने कवि और व्यंग्यकार सुभाष काबरा ने अपने ही अंदाज में सृजन भारती के लिए ये बात कही। विविध भारती के स्टूडियो में आना मेरे लिए हमेशा घर आने जैसा रहा, क्योंकि इसी जमाने में कोई पहचान नहीं थी, कोई जानता नहीं था। उस जमाने में जो जलवा विविध भारती का था कि पता नहीं कहाँ से लोग सुन के फोन करते थे कि अरे क्या बात है तुम्हारी आवाज। और हम लोग इसलिए भी खुश होते थे कि विविध भारती ही वो अकेला माध्यम है जिसने वो आवाजें देश भर की महत्वपूर्ण आवाजें हम लोगों के कानों तक पहुंचाई जिसका कोई दूसरा जरिया नहीं था। क्या बात, शुक्रिया शुक्रिया। और मशहूर कवि देवमणि पांडे ने तो मानो हम सभी के मन को पढ़कर अपने उद्गार प्रकट किए। कवियों की राय पूछ रहे हैं, जरूरी तो ये होता है कि श्रोताओं की राय पूछी जाए। एक कार्यक्रम में एक कवि ने 4 कविताएं सुनाई, उन्हें 2 ही कहा गया था और सुनाने के बाद अंत में उन्होंने श्रोताओं से पूछा कि मैंने आपको 4 कविता सुनाई, कौन सी अच्छी लगी और कौन सी आपके मन को भाई। तो सन्नाटा छा गया। एक आदमी खड़ा हुआ, बोला आपके आखिरी कविता की आखिरी लाइन हमें अच्छी लगी। ईमानदारी। आपके आखिरी कविता की आखिरी लाइन अच्छी लगी जिसमें आपने कहा था मेरी कविता समाप्त हुई। तो ये जो अपना श्रोता का धर्म है, तो हमने कवि धर्म निभाया, आपने श्रोता का धर्म निभाया। बहुत अच्छी तरह अपना प्रेम और स्नेह सृजन भारती के प्रति ऐसे ही बनाए रखिए। शुक्रिया। तो श्रोताओं, इस पूरे कवि सम्मेलन के दौरान सभी के होठों से कभी वाह निकली तो कभी दिल के भावों को छेड़ने वाली आह, कभी हंसी छाई तो कभी दर्शक कविता के भावों में डूबते उतरते रहे और कभी कभी तो श्रोता खुद कवि बनकर कविताएं पूरी करने लगे। इस बेहतरीन शाम ने सभी को एक राहत तो दी ही, साथ ही सृजन भारती के अगले कार्यक्रम को लेकर कई चाहतें भी दी। कार्यक्रम के अंत में विविध भारती के वरिष्ठ उद्घोषक जयंत पात्रिकर ने आभार प्रदर्शन किया और कहा, क्या बात है, माहौल ऐसा बना है, समा कुछ ऐसा बंधा है कि इससे उबरने को जी नहीं चाहता। इसलिए धन्य है हम मूर्धन्यता की अनुभूति से, धन्य है हम मूर्धन्यता की अनुभूति से, अजीम अल्फाजों और सुघड़ शब्दों की परिमिति से। धन्यवाद ज्ञापन, आभार प्रदर्शन का भार मुझ पर आया है। तो सबसे पहले हमारे आज के मुख्य अतिथि जाने माने फिल्म निर्देशक रोहन महापुष्कर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार कि आप यहां आए अपनी पूरी व्यस्तता के बावजूद। कविगणों में सुभाष काबरा जी का परिचय यूनुस जी ने जिस तरह से दिया, आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी, देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां। आपके जीवन में